जैसा मैंने सेशन के दौरान कहा था कि हमारा पॉजिटिव हेल्थ जोन का उद्देश्य योग साइंस को, वैदिक साइंस को लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन इस 21st सेंचुरी में, जो कि 21st सेंचुरी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की सेंचुरी है, जहां पर समस्याएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ते जा रही है। कुछ दिन पहले हम सबने देखा, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लिया। क्या नहीं था उसके पास? हम सबको लगता है कि उसके पास क्या चीज की कमी थी, क्यों उसने ऐसा स्टेप उठाया। सोशल मीडिया पर हम सबने बहुत सारे पोस्ट शेयर भी किए, दुख भी जाहिर किया, और सही में हम सबको अंदर से फील हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी मैं यूं कहता हूं कि जो 21st सेंचुरी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज, हरी वरी और करी, ये जो लाइफ में भरा हुआ है, और इन सब के ऊपर, इन सारी परेशानियों के ऊपर है डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज। अकॉर्डिंग टू WHO, 85% डिजीज आर आइदर साइकोसोमेटिक और लाइफस्टाइल रिलेटेड। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, माइग्रेन, हार्मोनल इश्यूज, अर्थराइटिस, कैंसर, एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिजीज। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद आधा घंटा इन बीमारियों के नाम में ही चला जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमें ही तो सोचना पड़ेगा ना। ऊपर से ये कोरोना, जो कोरोना का महामारी, पेंडेमिक जो आ गया है, जो आज हम सबकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसा हम जीना चाहते हैं वैसा नहीं जी पा रहे हैं। इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे 21st सेंचुरी में भी अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रहा जा सकता है, कैसे हम वैदिक साइंस को मॉडर्न मेडिकल टाइम में, इस मेडिकल समय में, इस समय में, प्रेजेंट में कैसे यूज करें। क्या अभी भी वैदिक साइंस के जो विज्ञान है, उसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं, जो लाइफस्टाइल बताया गया है, क्या आज भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, या उसे कुछ मॉडिफाई करना होगा प्रेजेंट के सिनेरियो में। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। बात करेंगे इंटीग्रेशन की, बात करेंगे वेरियस वेदिकल साइंस की। कौन सी वैदिक साइंस है? हम सबकी कोई ना कोई क्वेरीज रहती है। ये गॉड क्या है, सोल क्या है, क्या हम केवल माइंड और ब्रेन है, क्या हम बॉडी और ब्रेन है, या कोई माइंड भी कोई चीज होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, और ये सोल और सुप्रीम डिवाइन पावर, इनका कनेक्शन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी बात होगी। ये सारी बातें हमारे माइंड में लगातार चलते रहती हैं। प्लैनेट्स, क्या प्लैनेट्स हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? जैसा कि आज सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, क्या ये केवल खगोलीय घटनाएं हैं, ब्रह्मांड की कुछ घटनाएं हैं, या इनका डे टू डे लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में हमारी हेल्थ पर, हमारे माइंड पर भी अफेक्ट होता है? ये सारी बातें आज हम बात करेंगे। ये सेशन हमने और स्वामी महेश ने इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि ये वैदिक साइंस को आज की प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम कैसे इंप्लीमेंट करें, उसके ऊपर कुछ इंसाइट आपके साथ शेयर किया जा सके। तो मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में एक बार फिर से स्वामी महेश जी का, वॉन्डरिंग स्वामी का। बाय प्रोफेशन ये एक इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर के फील्ड के अलावा इन्होंने वैदिक साइंस को समझा, योग की साइंस को समझा, और समझने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाया कि इस वैदिक साइंस को केवल इंडिया तक ही नहीं, पूरे विश्व में लोगों को साझा किया जाए, शेयर किया जाए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। आज सौभाग्यवश हमारे साथ स्वामी महेश उपलब्ध हैं, हमारे साथ शामिल हैं इस अभियान में। स्वामी महेश मास्टर योगा कंसल्टेंट भी हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन के, और वैदिक साइंस को मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ इंटीग्रेट करके प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने में पॉजिटिव हेल्थ जोन को परामर्श भी प्रदान करते हैं। स्वामी जी, जैसा कि पॉजिटिव हेल्थ जोन एक अभियान पर लगा हुआ है कि इंटीग्रेट करना होगा वैदिक साइंस को मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ, एज ए डॉक्टर मैं समझता हूं कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है,
लेकिन इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स ब्रेन और बॉडी को तो बहुत अच्छा समझते हैं और उसके लिए हमारे पास मेडिसिन हैं और बहुत सारी सर्जरीज हैं, टेक्नोलॉजी है डायग्नोसिस के लिए, या यूं कहूं मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा इवोल्व हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जैसा मैंने समझा कि साइकोसोमेटिक डिजीज या मन, माइंड को मेडिकल साइंस नहीं समझता है, ब्रेन को समझता है। हम बोलते जरूर हैं डॉक्टर्स कि स्ट्रेस इंड्यूस डिजीजेज हैं, स्ट्रेस कम कीजिए, लेकिन ये स्ट्रेस होता कहां से है बारे में। मैं जब अपनी मेडिकल कॉलेज की स्टडी कर रहा था तो मुझे भी इन 5 कोश के बारे में पता चला। मेरी और जानने की इच्छा हुई, तो मैंने समझा कि योग की साइंस में 5 कोश तो बताए गए हैं, लेकिन क्या मॉडर्न साइंसेस भी इन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं? तो मैंने स्टडी किया क्वांटम फिजिक्स को। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स वी आर मेड अप ऑफ 5 लेयर्स ऑफ एनर्जी, और ये 5 लेयर्स जो एनर्जी हैं ये बायोफील्ड हैं। बायोफील्ड को अभी तक हम देख नहीं सकते थे, महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से ये बायोफील्ड की आप मैपिंग कर सकते हैं। जीडीबी मशीन है, बायोफील्ड एनालाइजर है, ऐसी मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई कि आप अपने चारों तरफ इस एनर्जी फील्ड को देख सकते हो। यानी योग में जो बताया गया कि 5 लेयर्स, 5 कोश हैं, क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि 5 लेयर ऑफ एनर्जी हैं। We are 5 layers of energy vibrating at different frequency. The physical body, which is called Annamaya Kosh, that is the most highest, lowest frequency and highest wavelength. That's why we are able to see this physical body. But rest of the 4 bodies, they are not able to visualize. We are not able to visualize because they are vibrating at higher frequency. और इसी वजह से हमें समझ नहीं है, जब हम जो चीजें दिख नहीं रही हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब मेडिकल साइंस के साथ साथ अदर साइंसेस इंटीग्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है। जैसे हम ब्रेन की मैपिंग कर सकते हैं, ईईजी वेव्स के द्वारा देख सकते हैं कि कौन सी ईईजी वेव चल रही हैं। जैसे हमारी थॉट्स होती हैं वैसा ही ईईजी वेव्स आती हैं। सेम टू सेम ये जो चक्र होते हैं, जो प्राणमय कोश है, जिसके अंदर ये 7 बिंदु जो बताए गए, ये चक्र, ये कॉन्शियसनेस के लेवल हैं। अब हम इन्हें समझ सकते हैं साइंस की मदद से और देख सकते हैं कि कौन सा चक्र आपका डिस्टर्ब है। जैसे ऑर्गन को डिस्टर्बेंस देखी जा सकती है सोनोग्राफी के द्वारा, पैथोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा, फिजियोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। ऐसे ही ये जो सेकंड कोश है, प्राणमय कोश, ये चक्र, ये नाड़ियां, इनको भी मैप किया जा सकता है, देखा जा सकता है, स्कैन किया जा सकता है। और यही हमारा उद्देश्य है मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ अदर साइंसेस को भी साइंस के द्वारा ही एक्सप्लेन करना। हमारा माइंड बहुत लॉजिकल है, जब तक हम लॉजिकल नहीं समझते हैं तब तक उसे मानते नहीं हैं। मेरा प्रयास रहता है साइंस के द्वारा हमारे वैदिक साइंस को एक्सप्लेन करना, समझाना और उसे प्रूव करना। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने खुद कहा कि हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग कैपेसिटी है, अमेजिंग हीलिंग कैपेसिटी, कितना, जितना हम कोई विश्वास भी नहीं कर सकते। लेकिन ये हीलिंग कैपेसिटी को हम खुद भूल गए हैं। ये हीलिंग कैपेसिटी आज हमारी डिट्योरेट हो रही है, क्योंकि हम हरी भरी और करी में हैं। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, और ये कारण है मन का, और मन का कोई इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। तो ये मन, जैसा स्वामी जी ने बताया कि योग और अदर साइंसेस के द्वारा मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में अभी और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मेडिकल साइंस एक्सप्लोर कर रहा है मेडिटेशन के इफेक्ट ऑन अवर डिजीजेस। बहुत सारी रिसर्च में आया कि मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी लाइफस्टाइल डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज को हील कर सकते हो। हीलिंग पावर हमारी बॉडी में है, उसे एक्टिवेट करता है मेडिटेशन। आईबीएस, एलर्जिक प्रॉब्लम, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीजों के ऊपर मेडिटेशन जबरदस्त इफेक्ट करता है। फाइब्रोमाइल्जिया, ऐसी डिजीजेज हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है, और माइंड के लिए मेडिटेशन दी बेस्ट है। तो अल्टीमेट बात यही करेंगे, मैं और स्वामी जी एक पॉइंट पर ही पहुंच रहे हैं कि इंटीग्रेशन की जरूरत है मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ अदर वैदिक साइंसेस की। स्वामी जी, योग, आयुर्वेद, ये तो हम इंटीग्रेट कर ही रहे हैं। एक प्रश्न बार बार उठता है सबके माइंड में, वो है प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी। कई बार मैं खुद भी इन चीजों को स्टडी करता हूं, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में कि ये प्लैनेट्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी का, क्या हमें एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए?
21st सेंचुरी की बात करें आज के सिनेरियो में, और ये एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान है क्या और प्लैनेट्स क्या हमारी हेल्थ को और हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर आपका इंसाइट जानना चाहूँ। सही ज्ञान मिलेगा, आपके कर्म सही होंगे। ये सब चीज आपको ज्योतिष भी बताती है। बहुत अच्छा। स्वामी जी ने एक बात बोली कि कहानियां बनाई गई हैं। आज आप देखते हैं कि हमारी प्रेजेंट लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर हमें कुछ कहानियां सुनाते हैं, हम यूट्यूब पे कहानियां ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि कहानी को हमारा माइंड बहुत जल्दी कैप्चर करता है, उसमें से लर्निंग। अगर कोई हमें ज्ञान देना शुरू करे, समझाना शुरू करे, हम एक्सेप्ट नहीं करते, ज्ञान सुनना हमें पसंद नहीं है। लेकिन कहानी के अंदर की जो शिक्षा होती है, मॉरल होती है, जो ज्ञान होता है, वो हमारे माइंड को इमीडिएट कैप्चर कर जाता है। यही बात का ज्ञान हमारे दादा दादी नाना नानी को था। लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी वो हमें ऐसे ही समझा जाते थे। माइट लाइफ की बड़ी बड़ी फिलॉसफी वो हमें छोटी छोटी कहानियों में समझा देते थे। स्वामी जी ने बताया कि ये जो प्लैनेट्स की साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, इसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान लोगों ने जानबूझकर कहानी की फॉर्म में समझाया, क्योंकि हम सबको कहानी समझ में आती है। अच्छा, हो सकता है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, लॉजिकल लोग हैं, साइंस के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन एक लेमैन को कैसे समझाया जाए, उसके लिए भी तो उन्होंने सोचा। तो हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा समझदार थे। उन्होंने इन चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा कहानियों का जोड़ कर, तो हम बोलते हैं मेटाफर। एनएलपी की साइंस में से मेटाफर बोला जाता है। मेटाफर हमें किसी भी चीज के साथ जुड़ने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। स्वामी जी ने वही बताया। दूसरी बात बताई कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो प्लैनेट्स हैं, इनका हमारे लाइफ पर असर होता है, क्योंकि कॉस्मिक रेज, वाइब्रेशंस, एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी तो एक बॉडी है ना, इसके बियॉन्ड जो बॉडी है, जो बायोफील्ड्स हैं, क्वांटम फिजिक्स भी बताता है इसके अंदर एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, वी ऑल आर एनर्जी and we are in a dynamic equilibrium with the environment. Every time we are exchanging our energy, our thoughts and emotion, they are also energy. तो जो थॉट्स और इमोशंस है वो माइंड है, और हम फिजिकल बॉडी और माइंड के साथ इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्लैनेट्स की एनर्जी भी हमारे इस बॉडी और माइंड की एनर्जी को डिस्टर्ब करती है, चेंज करती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, माइंड, ब्रेन, बॉडी एंड सोल, MBBS, ये जो चार चीजें हैं, इनको समझना जरूरी है अगर हम ह्यूमन बीइंग को एक होल कॉन्सेप्ट में समझना चाहते हैं, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसीलिए हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में माइंड की साइंसेस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो कि वेस्टर्न साइंस है, उसको इंटीग्रेट किया। ये एनएलपी की साइंस स्वामी जी हम लोगों को प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं, साइंटिफिक वे में, ताकि लोग जो डे टू डे लाइफ की समस्याएं हैं, पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट के इश्यूज, फ्यूचर का फियर, एंग्जाइटी, फोबिया, स्ट्रेस, डिजीजेस, साइकोसोमेटिक डिजीज, ये सारी माइंड से जनरेटेड हैं। तो एनएलपी बोलता है स्वामी जी कि 3 प्रकार के माइंड होते हैं। कॉन्शियस माइंड जो 5 सेंसेस के द्वारा हमें प्रेजेंट में कॉन्शियस रखता है, जैसे अभी आप सब लोग हमें देख पा रहे हैं, आईज के द्वारा सुन पा रहे हैं, ईयर के द्वारा, काइनेस्थेटिक सेंसेशन के द्वारा आप अपने आसपास की चीजों को फील कर पा रहे हैं, यह कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड मतलब आपकी मेमोरी, जो आपकी यादें हैं, जो आपने अभी तक सीखा, स्किल वगैरह, वो सारा सब कॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस मतलब जो सबसे डीपेस्ट लेयर है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी की इंटरनल प्रोग्रामिंग चल रही है। जैसे भी आप बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, आपकी हार्ट बीट चल रही है, लीवर में 500 रिएक्शन चल रही है, ये सारा अनकॉन्शियस माइंड है। और यही जो साइकोलॉजी के, साइको एनालिसिस के फादर हैं, डॉक्टर सेगमेंट फ्रॉइड, उन्होंने भी इस 3 कॉन्सेप्ट को बताया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। स्वामी जी, मैं आपसे वैदिक साइंस के एक्सपर्ट में सुनना चाहूंगा कि जो चित्त, मन, बुद्धि, विवेक, ये जो सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, गीता में भी कहा गया है, ये कैसे इंटीग्रेट करें? कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, इंटेलेक्ट, और योग और वैदिक साइंस क्या बताती है? और ये मन एक पागल बंदर है, कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जाए? थोड़ा सा इंसाइट इस चीज पर आपसे चाहूंगा। देखिए, आजकल के जमाने में, और ये पहले भी रहा होगा, तभी तो गीता में ज्यादातर जो चर्चा हुई वो मन को लेकर के हुई, कि कैसे मन को अपने नियंत्रण में रखना। और
इसका सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल अप्रोच जो दिया है वो है पतंजलि ऋषि ने पतंजलि योग सूत्र के द्वारा। पहले 4 सूत्र ही देखे तो उसी में पूरा पतंजलि योग सूत्र का जो विज्ञान है वो समझ में आ जाएगा। पहले उन्होंने कहा अथ योग अनुशासनम, कि अब योग के अनुशासन को अपने जीवन में ग्रहण करो, क्योंकि जब तक आदमी भोग में पड़ा रहता है तब तक उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब रोग होने लगते हैं, जब मन थोड़ा विचलित हो जाता है और बंदर होकर के पागल बंदर हो जाता है, तब सोचता है कि कहीं योग में बोला गया था कि मन पे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है योग से। तो योग और अनुशासन, अनुशासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल लाइफ में ही नहीं, मन को कंट्रोल करने के लिए भी अनुशासन जरूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि योग क्या है। योग की परिभाषा दी उन्होंने कि हमारे चित्त में, चित्त मतलब हमारी जो जीवात्मा है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उसमें बहुत सारी वृत्तियां रहती है। उन वृत्तियों को शांत करना ही, जैसे आपने अभी बताया अनिल जी कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, योग में वो कहते हैं चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये 3 डायमेंशन है मन के। इसमें अलग अलग वाइब्रेशन है, कुछ हम लोग को दिखाई देता है जो कि कॉन्शियस लेवल पे हम लोग एक्टिव रहते हैं वो उसी के बारे में, कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे मन में विचार चलते रहते हैं, और कुछ अनकॉन्शियस है जो कि दबे पड़े हैं। ये जितनी वृत्तियां इनमें हो रही उनको शांत करना, उसी को कहा उन्होंने योग। अब इसके संदर्भ में मैं आपको मन के बारे में थोड़ा सा और समझा दूंगा कि योग में मन को कैसे माना गया कि वो 5 अलग अलग भूमि में काम करता है, उसको बोलते हैं योग भूमि। लेकिन तीसरा एक बार सूत्र समझ लें कि ये जो मन को अगर शांत कर दें, उसको योग कहा, उससे फायदा क्या होगा। क्योंकि भाई कोई भी कुछ भी करे तो पहले सोचता है फायदा क्या होगा। लोग योग करने आते बोलते स्वामी जी मेरे को इससे फायदा होगा क्या। इतने हजारों साल से लोग फायदा करके आध्यात्म का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मन में लोगों के एक डाउट रहता है, योग से मेरे को फायदा होगा क्या। तीसरा सूत्र जो है वो कहता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि जब आप मन की वृत्ति को शांत कर लेंगे तब आपका मन जो है एक, मान लीजिए कि आप पानी में, जो आपका तालाब के पानी में आप अपने प्रतिबिंब को, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, लेकिन बगल में कोई बदमाश बच्चा उसने उसी समय पत्थर फेंक दिया। अब आप पानी में ऐसे झुक करके देख तो रहे, लेकिन उसमें वो लहर उत्पन्न हो रही जिसको बोलते हैं वृत्ति। तब आपका चेहरा आपको कैसा दिखेगा, जैसा है वैसा तो नहीं दिखेगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। जैसे वो मैजिक मिरर में नहीं जाते मेला में, कि कभी आपको अपना शरीर मोटा दिखता है, कभी छोटा, कभी उल्टा, कभी कुछ भी। तो हम लोग का मन ऐसी वृत्तियों में फंस करके, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं मोटा हूं, उसने ऐसा कहा तो ऐसा हूं, उसने वैसा कहा तो वैसा हूं, इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जब पानी एकदम शांत है, तब वो रिफ्लेक्टिंग मिरर के जैसे, एक आईने के जैसे, जैसे आप है वैसा रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे आप है मतलब क्या, जब मन ही शांत होकर के रिफ्लेक्शन दे रहा है तो किसका रिफ्लेक्शन देगा, पीछे जो वास्तविक सत्ता है जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा। ये जो आत्मा, ये दृष्टा है, ये किसी कर्म में फंसता नहीं है, 3 गुणों से इसका कोई संबंध नहीं है, तो केवल दृष्टा है। तो उस दृष्टा के साथ आपका एक रिफ्लेक्शन स्थापित होता है, और आप उस मार्ग में फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको आत्म साक्षात्कार भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो क्या होता है, तो ये चौथे सूत्र में बता दिया, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि मन में जैसी वृत्ति आप वैसा अनुभव करोगे। आप घर से बाहर निकले, आपके पड़ोसी ने कहा कि क्या थोड़े दुखी टाइप के दिख रहे हो, अब मन में एक वृत्ति शुरू हो गई, मैं दुखी हूं। दूसरे दिन निकले, आपके पड़ोसी ने कहा वाह आज तो बड़े खुश दिख रहे हो, बढ़िया कपड़ा पहन करके घूम रहे हो, तो मन में एक खुशी का भाव आ जाता है। तो जैसी वृत्ति होती वैसे मन में भाव आने लगता है। वैसी वृत्ति दुख की, जो हम लोग को जीवन में कोई संघर्ष होता है, किसी के साथ मन मुटाव हो जाता है, तो वृत्ति बनी रहती है। अब मन की जो 5 भूमि है उसको समझना जरूरी है। इसका जो कैटेगरी जो बनता है वो बनता है 3 गुणों से, सत्व, रजस और तमस। बाय डिफॉल्ट एनर्जी जो है, क्वांटम फिजिक्स भी बोलता है, मॉडर्न फिजिक्स भी बोलता है, एनर्जी जो अपने एकदम लोअर लेवल में आकर के रहना चाहता है, इसको बोलता है इनर्शिया।
तो हम लोग के मन में भी इनर्शिया वो बना रहता है, शरीर में बना रहता है। जब तक कोई धक्का नहीं मारेगा, जब तक कोई आगे लाभ नहीं दिखाई देगा, मैं कुछ प्रयास नहीं करूंगा, चाहूंगा कि बैठे बैठे सब मिल जाए। तो इसको बोलते हैं तमस। और जब तमस वाली स्थिति रहती है तो मन की जो भूमि रहती, जहां पे वो काम करता है, बंदर जो काम करता है, उसको बोलते हैं मूढ़ अवस्था। मूढ़ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसमें ज्ञान का बिल्कुल भी कोई विस्तार नहीं हो रहा है। अब इसमें तमस में थोड़ा सा रजस एक्टिव हो, तब उसको एक्टिव करेगा कि अरे ऐसा कुछ करने से फायदा होगा, तो उसको बोलते हैं क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त मतलब एक्टिव तो हुआ लेकिन माइंड में कोई फोकस नहीं है, इसलिए वो हो गया एकदम पागल बंदर। बंदर जैसे उछल कूद करते रहेगा, उसको कोई फोकस नहीं है, वो अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं क्षिप्त अवस्था। और आगे विज्ञान में, साइकोलॉजी में इसी को बोले हैं कि मेंटली डिस्टर्ब स्टेज, जो कि बहुत ही लो लेवल का वाइब्रेशन होता है। अगर मन में थोड़ा सा फोकस आने लगा, उसको बोलते हैं विक्षिप्त अवस्था। क्षिप्त से विक्षिप्त, कि कभी कभी फोकस रहता है, थोड़ी देर वो एक जगह शांत बैठ करके कुछ करेगा, खा। तो हम लोग की अवस्था ज्यादातर ये क्षिप्त और विक्षिप्त के बीच में लगी रहती है, कि कभी कुछ करते हैं लेकिन कोई फोकस नहीं है, ऐसे ही लगता है टाइम वेस्ट कर दिए, दिन भर अपना 24 घंटा कहाँ निकल गया पता नहीं चलता है। कभी कभी दिन में 24 घंटे में एक आध घंटा प्रोडक्टिव रहता है, वो हो गया विक्षिप्त अवस्था। ये तीनों अवस्था, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, ये योग के लिए लाभकारी नहीं है। लेकिन आप अगर योग का अभ्यास शुरू करेंगे तब एक परिवर्तन आएगा। तब आपका मन चौथी जो भूमि है, जिसको बोलते हैं एकाग्र वृत्ति, एकाग्र स्थिति में आएगा। जब मन फोकस होने लगे, जब मन एकाग्र होने लगे, एक ही चिंतन में लगा रहे, वो बहुत ही प्रोडक्टिव माइंड होता है। वो बहुत ही लाइफ में कुछ कर सकता है, पॉजिटिव क्रिएटिव कर सकता है, और दूसरों के लिए वो एक आदर्श भी बनता है। तो एकाग्र मन होना जरूरी है। जैसे अर्जुन के बारे में कहावत थी ना, कि वो उसका मन इतना एकाग्र होता था कि जब वो निशाने पे अपना ध्यान लगाता था, उसको और कुछ नहीं दिखाई देता था। वैसा अर्जुन जैसे हम लोग का मन फोकस होना चाहिए। और अगर ये एकाग्र मन कभी कभी वो निरुद्ध अवस्था में आ जाता है, कि वो आपके पूरे कंट्रोल में रहे। जब आप मन को बोले कि अब बस शांत हो जा, चुप होकर के बैठ जा, तो एकदम शांत हो जाए। जब आप मन को बोले कि ठीक है अब इस पे फोकस करो, तो उसी पे फोकस करे। इसको बोलते हैं निरुद्ध अवस्था, जब आपके पूरे कंट्रोल में आ जाए। जब ये निरुद्ध अवस्था में मन आता है, तब जो एकाग्र से आपको ध्यान का अनुभव होना शुरू हो जाता है, वो निरुद्ध अवस्था में आकर के आपको समाधि का अनुभव होता है। विज्ञान, साइकोलॉजी इस चीज को नहीं समझता, क्योंकि वो सब मन के द्वारा ही देखता है। लेकिन जब मन की स्थिति उलट जाए और वो चेतना से जुड़ जाए, तब जाकर के समाधि का अनुभव होता है, जो कि विज्ञान और साइकोलॉजी अभी तक नहीं समझा है। लेकिन योग के द्वारा, वेद विज्ञान के द्वारा वो संभव है। बहुत सारे ऋषि मुनि ने, योगी ने, आज भी बहुत सारे लोग जो योग करते हैं, वो समाधि का थोड़ा सा भी एक अनुभव, एक ग्लिम्स मिल जाता है, उनके जीवन में आप देखेंगे पूरा परिवर्तन आ जाता है। तो परिवर्तन आपके अंदर है, संभव है योग के मार्ग के द्वारा। और मन को सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, जिसको आपको संभालना है और धीरे धीरे अनुशासन के द्वारा उसको अपने कंट्रोल में लेना है, वो है मन। एक बार आपने मन को साध लिया तो बाकी सब अपने से सध जाएगा। और कबीर जी भी कहते थे कि मैं तो ऐसे व्यक्ति का सेवक हूं, दास हूं, जिसने अपने मन को मार लिया। तो इसलिए मन को समझना, मन को अनुशासित करना, गीता के द्वारा कुछ अपने लाइफ में इंस्पिरेशन लेते रहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र है, और साथ में ये भी कह दिया आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। उसके अलावा और बाहर कोई बड़ा शत्रु नहीं जो आपके मन के जैसा भयंकर काम कर सके। और समाज में आप लोग एग्जाम्पल देखते हैं, आपके मन की भी आप स्थिति कभी ध्यान से कंटेम्पलेट करके देखिए, चिंतन करके देखिए, चिंता नहीं चिंतन, तब आपको अनुभव होगा कि योग जो है वास्तविक रूप से मन का विज्ञान है। मन को समझना, फिर उसको धीरे धीरे कंट्रोल में लाना, और फिर वो मन को परिवर्तित करके अध्यात्म से जोड़ना। बहुत अच्छा, स्वामी जी ने जैसे बताया, एक्चुअली क्या है, योग को अभी तक हम योग आसन समझते हैं,
लेकिन योगा बियॉन्ड मैट, मेडिटेशन, मन को समझना, ध्यान धारणा समाधि, ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर में। ये हमारी वैदिक साइंस है। डब्ल्यूएचओ ने स्वामी जी कहा है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी अगर हेल्दी रहना है तो एक स्पिरिचुअल डायमेंशन का भी रोल है। लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन को हम क्या समझते हैं कि भगवा वस्त्र धारण कर लेना, घर गृहस्थी को छोड़कर सन्यासी बन जाना, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन नहीं। स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में रहकर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का अडॉप्ट करना। स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ इज ए साइंस। लोग बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है, साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज ब्लाइंड एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज लेम। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ इज ए साइंस। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक साइंस है। और जैसा आप देख रहे हैं, स्वामी जी वैदिक विज्ञान को एक साइंस के तरीके से पढ़ाते हैं। खुद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, क्यों इन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिए? भगवा वस्त्र धारण करने का मतलब ये नहीं कि समाज से, संसार से दूर चले गए। ये अभी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं, साथ में स्पिरिचुअल साइंस को साइंटिफिक वे में समझा रहे हैं। मेरा भी यही मकसद है, मेडिकल साइंस को स्पिरिचुअल साइंस के साथ, साइंस की बात कर रहा हूं मैं। और ये साइंस आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे इंडिया से सीख रहा है। हम अपनी डिजीज का इलाज करवाने के लिए फॉरेन कंट्री में जाते हैं, ताकि वहां बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं शायद ये सोच के, और वहां के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं हेल्थ सीखने के लिए। समझना होगा हमें, क्या हम डिजीज सीखना चाहते हैं या हेल्थ? वो लोग हमसे हेल्थ सीख कर जा रहे हैं, हम उनसे डिजीज का ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्टर्न साइंस को मान रहा है। हमें अपनी ही साइंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ये वैदिक विज्ञान, ये साइंस है, हमारी साइंस से कहीं ज्यादा डेवलप है। और जब हम इन दोनों साइंस को इंटीग्रेट करेंगे, तब हमें संपूर्ण विज्ञान का समझ आएगा। लेकिन आज साइंस ही अपनी डेफिनेशन खो चुका है। साइंस का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, लेकिन हम एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग है। रिलीजियस होना अलग चीज है, स्पिरिचुअलिटी होना अलग चीज है। वैदिक विज्ञान को समझने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी, चक्र विज्ञान, हीलिंग साइंसेस, कितनी ही साइंस है, अद्भुत साइंस हमारे वेदों में लिखी हुई है, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। पॉजिटिव हेल्थ जोन का मकसद ही यही है, लोगों तक इस विज्ञान को साइंटिफिक वे में, एक लेमैन लैंग्वेज में लोगों तक लेकर आना, और इसे इंटीग्रेट करके अपनी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में उसको सहज बनाना, स्वस्थ बनाना, मस्त बनाना। इसी विज्ञान, इसी अभियान में हम सब लोग लगे हुए हैं। स्वामी जी अपना योगदान पॉजिटिव हेल्थ जोन को दे रहे हैं। स्वामी जी जब भी रायपुर आते हैं, वैसे तो स्वामी जी का मैक्सिमम समय विभिन्न प्रकार के देशों में यात्रा में लगा रहता है, जहां पर वो लोगों को योग और वैदिक साइंस का अनुभव करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल अनुभव। स्वामी जी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी लेकर जाते हैं। लेकिन जब भी यहाँ आते हैं, मेरा एक प्रयास रहता है कि स्वामी जी के साथ मैं जुड़कर आप तक लाइव रहूं। इस विज्ञान को, इस साइंस को, जो हम बातें कर रहे हैं, आप तक लेकर जाने का मतलब यही है कि हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी रेज हो, हम इस अपने विज्ञान की कदर करना सीखें, और इसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और ये हम सब लोग मिलकर ही करेंगे, आप और हम। इसी कड़ी में ही आज हमने ये योग दिवस के उपलक्ष्य में इस सेमिनार का आयोजन किया, ताकि थोड़ा सा कॉन्शियसनेस हम एक लेवल ऊपर लेकर जा सकें।